नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम मैथ्स के सॉल्व पेपर करेंगे। मैथ्स के पेपर में आप सभी लोग जानते समझते हैं कि मैथ्स के पेपर में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्नों में से 15 से 20 प्रश्न कंसेप्ट रहते हैं, यानी ये प्रश्न वाले रहते हैं, और 10 से लेके 12 प्रश्न आपके किसके रहते हैं? पेडागोजी के प्रश्न। 10 से लेके 12 प्रश्न पेडागोजी के रहते हैं। तो चलिए मैथ्स का सलूशन देखते हैं। आप लोग भी रफ पेन, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, तो रफ पेन लेके ही बैठे ताकि आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा क्या प्रश्न दिया गया है? प्रश्न हमारा पहला दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि निम्नलिखित में से 5 और 3 से विभाज्य है। जितने भी मेरे सभी शिक्षक बंधु ये क्लास देख रहेंगे, उनको जो गणित है ना बहुत इजिली लगने लगेगी। गणित बहुत ही आसान है, गणित आपको आसान लगेगा आज से। ये क्लास अटेंड करने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि गणित कठिन है। जहां भी कठिन लगी है बताइएगा मेरे से। चलिए प्रश्न हमारा क्या दिया गया? 5 और 3 से विभाज्य बताइए सभी लोग। यहाँ कह रहा है 5 और 3 से विभाज्य बताइए। चलिए सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 और 3 से विभाज्य कौन सी संख्या है? 76 60, 62 25, 21 25 या 36 35। 4 महत्वपूर्ण लाजवाब ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शनों में से एक सही होगा। आपका कौन सा होगा? इसके लिए क्या होगा? पहली बात तो ये है कि जो हमारा 5 का विभाज्यता का जो रूल होता है, सभी को पता है 3 से 4 प्रश्न विभाज्यता से आए हुए हैं। कभी 2 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न, कभी 4 प्रश्न, और 2022 में तो 5 7 7 8 8 प्रश्न विभाज्यता से आए हुए थे। तो ये प्रश्न आपके 2 3 4 5 प्रश्न का आएगा ही आएगा, तो ये समझना है। तो देखिए 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? विभाज्यता के रूल्स पता होना चाहिए। 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक के विभाज्यता के रूल्स आपको पता होना चाहिए। 3 से 4 नंबर आपका इसे पक्का हो जाएगा। ठीक है ना? कोई डाउट है? किसी भी प्रकार का डाउट हो अभी भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है ना? चलिए तो यहाँ पे हम विभाज्यता के रूल के नियम की अगर मैं बात कर लेता हूं, विभाज्यता का नियम भी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। चलिए तो विभाज्यता का नियम देखिएगा क्या है 5 का। देखिए सर्वप्रथम विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट में या अंत में 0 या 5 हो। क्या कह रहा है? 5 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? 5 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 और 5 तो सभी में दिया गया है, 0 और 5। 0 हो या 5 हो तो देखिएगा सभी ऑप्शन में दे रखा है। अब दूसरा में क्या कहे? 3 का देखना पड़ेगा। अब 3 का हमारा क्या कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। कैसे? मान लीजिए ये इसका हम योग कर लेंगे पूरा। 6 6 12, 12 7 19। क्या 19 आपका 3 से विभाज्य है? नहीं है। इसका भी योग करेंगे। 5 2 7 2 9, 9 6 15। 15 क्या 3 से विभाज्य है? बिल्कुल हाँ है। क्या होगा? 3 5 15, 5 से चला जाएगा तो 3 से विभाज्य है, और 0 और 5 अंत में है तो अंत में 5 है, तो ये संख्या क्या होगी? ये संख्या 5 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगा। तो 5 से विभाज्यता का नियम है अंत में 0 और 5 होना चाहिए, और 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? सभी अंकों का योग क्या होगा? 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? सभी अंकों का योग कर लेना है और 3 से भाग कर देना है। योग अगर 3 से भाग जा रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है, तो वह 3 से विभाज्यता का नियम हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न कह रहा है 1830 भागे 3 भागे 5 इसकी वैल्यू क्या होगी? अब सभी लोग बताइएगा, इसकी वैल्यू बताइए। इसको सॉल्व करके सभी को बताना है। चलिए अगर आपसे आ रहा तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सभी ब्रदर सिस्टर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, चयन परीक्षा में अव्वल अंक आना, अव्वल स्कोर प्राप्त करना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा प्रश्नवाचक की जगह, तो बोर्ड मास का रूल हमारा क्या कहता है? यहाँ पे दोनों भाग है तो बोर्ड मास के रूल पहले इसमें पता होना चाहिए। बोर्ड मास का रूल
बोर्ड मास का रूल क्या होना चाहिए? पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, ऑफ यानी गुणा करेंगे, डिवाइडेशन मतलब भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ऑब्जेक्शन और सब्ट्रैक्शन, ये हो गया जोड़ और घटाना। सब्ट्रैक्शन माने जोड़ना, ऑब्जेक्शन मतलब घटाना, ठीक है ना, यही होता है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है, ना ही कोष्टक है, एक ही आपका दिया गया है, तो एक ही कैसे हम सॉल्व करेंगे? पहले हम क्या कर लेते हैं, 3 का भाग इसमें दीजिए, 3 का भाग देंगे, 3 18 चला गया और 3 दाम दीजिए, 610 आया। 610 को हम क्या करेंगे, अब 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5 गया, 1 बचा, ये 11 बन गया, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, 122 आएगा। अब देखिएगा 122 किसमें दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन 122 दिया गया, इसलिए 122 वाला ऑप्शन से हो जाएगा। गणित मैथ्स बहुत इजीली पूछी जा रही है, बहुत इजीली पूछी भी जाती है, बशर्ते आप लोग उसको क्या है ज्यादा कठिन समझ लेते हैं। जो कहते हैं ना, जो चीज दिमाग में समझ लेंगे वो चीज आपकी लागू हो जाती है। इसलिए दिमाग में कभी अपने को ये नहीं समझना है कि गणित कठिन है, हमेशा ये समझिए कि गणित सरल है। और जब सरल समझेंगे तो आपको वाकई में सरल लगेगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखेगा, यह प्रश्न हमारा पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है कि अंडर रूट के अंदर हमारी संख्या दी गई, रूट के अंदर हमारी संख्या दी गई है 75, 6 9 गुणे 49 धन 27 धन 57 1 7 8 7 भागे 83 भागे क्या दिया गया 83 इक्वल टू संख्या बताइए। ये हमारा प्रश्न दिया गया, आप लोग पढ़ भी रहे देख पा रहे हैं, ये हमारा प्रश्न दिया गया। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 75 जो 69 दिया गया किसका वर्गमूल, इसका हमें वर्गमूल देखना पड़ेगा, तो किसका वर्गमूल है ये जानना सभी के लिए जरूरी है। तो ये आपका 87 का आएगा, 87 गुणा 87 2 बार करेंगे 87 आ जाएगा, और रूट के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जब रूट के बाहर कैसे निकले, मान लीजिए कोई रूट के अंदर 4 दिया गया है, तो रूट के अंदर अगर 2 गुणे 2 है तो ये रूट के बाहर आएगा तो 2 बचेगा, उसी प्रकार हमने किया। 75 69 दिया, इसको 87 गुणे 87 2 में तोड़ लिया, रूट के अंदर बाहर कर लिया। अब गुणे यहाँ पे पूरी संख्या लिख लीजिए, 49 है, फिर 27 है, धन 5 7 1 7 8 7 भागे 83। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, चलिए गुणा करिए 87 और 49 को सभी लोग अपने रफ पेन में गुणा करिए। 87 49 को गुणा करके बताइए मुझे कितना आ रहा है, सभी लोग करिए। 87 गुणे 49 करिए, कितना आ रहा है, क्या इतना आपके इसमें आ रहा है, 4263 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी लोग देखिए ध्यानपूर्वक। इसमें इसको भाग करिए, 57 17 87 में 83 का भाग करिए सभी लोग, 83 का भाग करिए सभी लोग, कितना आ रहा है देखिए, इतनी संख्या आनी चाहिए। गुणा भाग आप खुद करेंगे, और जितना ज्यादा गुणा भाग करेंगे उतना बेटर होगा आप सभी के लिए। बस कुछ नहीं करना, जोड़ दीजिए अब इनको, 9 9 7 16 16 3 कितना होगा 19 की 9 कर दीजिए। हासिल 1 थी, 8 1 9 हुआ, 9 2 11 हुआ, 11 6 17 हो गया, हासिल 1 फिर हो गई, फिर 8 1 9 हो गया, 9 2 11 हो गए, हासिल 1 हो गई, 6 6 4 10 से 11 11 7 9 किसमें दिया गया है, 11 1 7 9 ये हमारा आ रहा है ना, ठीक है ना। 11 7 9 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, सभी लोग बताइए। 11 7 9 देखिए, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, 11 1 7 9 दिया गया है ना, तो 11 1 7 9 वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या का 1/3 22 है तो उस संख्या का 65% क्या होगा। एक संख्या का 1/3 अगर 22 दिया गया है
और पूछा गया है कि उस संख्या का हमें 65% निकालिए, तो एक ही प्रश्न में दो प्रकार के प्रश्न, दो टाइप के प्रश्न पूछ लिए गए, एक तिहाई वाला, एक प्रतिशत वाला। वैसे एक अलग अलग पूछे जाना चाहिए वर्ग 3 के हिसाब से, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ पूछ लिया गया, तो कैसे हम जानेंगे? तो सभी लोग जानते हैं किसी संख्या का एक तिहाई, मान लेते हुए संख्या x है, इसका एक तिहाई है 22 के बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 22 गुणे 3 यानी कि 66 आ जाएगा। अब 66 का हमें क्या निकालना है? 66 का हमें 65% निकालना है। 66 का 65%, 65% मतलब क्या होता है? 65% मतलब होता है, बस कुछ नहीं करना है, 66 गुणे 65/100 कर दीजिए। क्या यही होता है? 65/100 कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए। अब आप बोलेंगे कैसे काटा जाए इसको? कैसे काटेंगे सभी लोग बताइएगा, किससे काटेंगे आप लोग? सभी लोग काट के देखिए, इसको काटना आप सभी लोगों के लिए। किससे कटेगा देखिए, 5 से तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 20 पंचे 100 और 5 13 पचे 65, ये आ गया। और भी सरल हो गया। अब क्या करेंगे, ज्यादा होगा दो से भी काट सकते हैं, 33 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और भी संख्या कटेगी क्या? अब नहीं कटेगी। बटी कितनी संख्या बटी? 33 गुणे 13/10। अब इसको आपको गुणा कर देना है, और लास्ट की एक संख्या के बाद हम क्या कर लेंगे, दशमलव कर लेंगे। ठीक है ना, दशमलव बना लेंगे। ठीक है ना, कोई भी बटे संख्या मान लीजिए, यहाँ पे अगर कितना दिया गया है, मान लीजिए 6 7 8/10 दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 67.8 लिख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 6 7 8 9/100 दी गई है, तो 100 का मतलब ये होता है, हमें लास्ट के 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, तो 67.89 ऐसे हो जाता है। इसी प्रकार हमें ऐसे यहाँ पर भी करना है। कहाँ पे करना है? यहाँ पे। ठीक है ना, इतना कट कर देते। ठीक है ना, सभी लोग समझिएगा। अब ये आपका कितना बन गया? अब इसको 13 तिया 39 कर लीजिए, हासिलाई 3 आया, 13 तिया 39, और 39 3 कितना होता है, 42, 42/10 कर लीजिए, यानी कि 42.9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 42 देखिएगा, सी ऑप्शन में दिया गया है 42.9, तो आंसर सही हो जाएगा। अब बताइए कौन सा प्रश्न आपको कठिन लगा? कोई भी ऐसा प्रश्न बता दीजिए जो आप लोगों को कठिन लगा हो, कोई भी कठिन नहीं है। हाँ, 2-3 आपके 5% हाई लेवल के पूछे जाएंगे, आपके बहुत एसएससी लेवल के पूछे जाएंगे, एमटीएस लेवल के पूछे जाएंगे, बैंकिंग, ठीक है, और आपके जो पुलिस विभाग में भी होते हैं, आपका एमपी पुलिस के भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं मैथमेटिक्स के, तो मैथ के कुछ होंगे, वो 5% ही, यानी कि 2 से 3 प्रश्न ही हाई लेवल के पूछे जाएंगे, बाकी सभी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, सभी लोगों को समझ में आ गया? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न आयु वाला है, और आपको पता है आयु वाला पूछा ही जाता है, आयु वाला पूछा ही जाता है, इसलिए आयु वाले को अच्छे तरीके से समझना। चलिए थोड़ा सा मैं जूम इन करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़े में दिया गया है। अब पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? चलिए जब दिख रहा है तो इसको सोल्यूशन निकालते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या? जो 2020 वाला एग्जाम हुआ 22 में, उसमें 3 से 4 प्रश्न आयु वाले आए हुए। जो आपका 2024 में पात्रता परीक्षा हुआ, उसमें भी कभी 1 प्रश्न कभी 2 प्रश्न आयु वाले आए हुए। तो आयु वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक समझिएगा मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे देखें, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं पुत्र की आयु, सभी लोग मानिए कि पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पे लिखिए सभी लोग, पुत्र की वर्तमान आयु,
ठीक है। राइटिंग बिल्कुल इसी तरह हमारी आती है, राइटिंग इस तरह आएगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, बस ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। पुत्र की वर्तमान अवधि x मान लेते हैं, पिता भी दिए गए तो पिता के भी मानेंगे। पिता की वर्तमान अवधि क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान अवधि हम y वर्ष मान लेते हैं। कितनी मानेंगे, y वर्ष, ठीक है ना। गणित को जितना आराम से समझेंगे उतना ही बेटर होगा। लेकिन एक चीज और समझना है, ये कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी है। जब पुत्र की आयु की दुगुनी है तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे हम y नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे क्या मानेंगे, सभी लोग बताइएगा, यहाँ पे 2x मान लेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ पे हम 2x मानेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम 2x मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। कॉल आ गया था बीच में, मोबाइल इसीलिए साइलेंट रखा जाता है, बीच में क्लास डिस्टर्ब हो जाती कॉल आने से। ये पिताजी का ही फोन आ गया। अब पिताजी का फोन है तो काट तो सकते नहीं है, कुछ बोला भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। चलिए इनसे बाद में बात कर लेंगे, क्लास हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए पिता की मान लेते 2x, क्योंकि अपने पुत्र की आयु की दोगुनी कह रहा है, तो पुत्र की वर्तमान x है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 2x वर्ष हो जाएगी। इतना आप समझ लिया, इतना तो सभी लोग समझ गए। अब कह रहा है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। 20 वर्ष पहले, यहाँ पे लिखिए सभी लोग, 20 वर्ष पूर्व लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 20 वर्ष पूर्व या पहले पुत्र की आयु लिखिए सभी लोग। 20 वर्ष पूर्व या पहले पुत्र की आयु क्या होगी, अब माइनस में चली जाएगी, x माइनस 20 हो जाएगी, और पिता की क्या हो जाएगी, सभी लोग बताइए, पिता कितनी हो जाएगी, पिता की 2x माइनस 20 हो जाएगी। इतना सभी लोगों ने समझ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रश्नानुसार चलिएगा, कह रहा है कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। कितनी थी, अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, ठीक है ना। तो x माइनस 20 और 2x माइनस 20, ये दोनों अपने नोट कर लिए, इसलिए कहते हैं रफ पेन लेके बैठा करिए सभी लोग। अब इसमें कह रहा है कि 12 गुनी थी, कौन 12 गुना था, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। पुत्र की आयु की 12 गुनी पिता की थी। अगर पुत्र को भी हम 12 गुना कर लेते हैं तो दोनों में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि तराजू में दोनों चीजें बराबर। अब कोई सामान खरीदने जाएंगे, अगर कोई ग्राहक है, दुकानदार है, 1 किलो का बाट रखता है तो 1 किलो का सामान देगा, क्योंकि उसके बराबर वेट देगा, तो दोनों को वेट हमें बराबर करना है। तो जब पुत्र की पिता की आयु जब 12 गुनी थी, तो पुत्र की आयु को अगर 12 गुना कर देंगे तो तब इवैल्यूएशन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, अब तो सिंपल, आपको समझ कुछ नहीं करना, x का मान निकाल लेना है। निकालिए सभी लोग, बराबर हो गया, इसको सॉल्व करिए। 12x माइनस 240 हो जाएगा, क्योंकि 20 का गुणा 12 से करेंगे 240 आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x माइनस 20। 2x को लाइए 12x के तरफ, तो 12x माइनस 2x हो जाएगा, बराबर माइनस 20, ये जाएगा माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस 240 हो। इसमें क्या जाएगा, 12x में 2x चले जाएंगे, 10x बचेगा, 240 में माइनस 20 चलेगा, 220 बचेगा। x बराबर क्या जाएगा, 220 बटे 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। प्रश्न कह रहा है पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 2x है, तो 22 गुणे 2 कर दीजिए, 22 गुणे 2 करेंगे 44 वर्ष आ जाएगा। यानी कि एक पिता की अपने पुत्र की आयु की दोगुनी है, 20 वर्ष
पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी हो जाएगी? 44 वर्ष हो जाएगी। अब आप देखिए किस ऑप्शन में, देखिए 44 दिया गया, यहाँ पे दिया गया 44, तो 44 वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी लोगों का सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए अच्छी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह समझते जाइए। हर एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये बहुत इजीली प्रश्न है, इसको हम होमवर्क में भी दे सकते हैं। क्या आप इसको सॉल्व करेंगे? सभी लोग बताइए। बहुत इजीली प्रश्न है, मन ही मन में इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। मन ही मन में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आप सभी लोग। चलिए प्रश्न को सॉल्व करिए जब तक कि मुझे एक कमरे के लिए कालीन खरीदने की जरूरत है जो 30 मीटर गुणा 50 मीटर माप का है। मुझे कितने वर्ग मीटर कालीन चाहिए? सभी सॉल्व कीजिएगा। जी हाँ साथियों, कुछ नहीं करना है। कमरे के कालीन यानी नीचे का है, लंबाई क्या है? कमरे के लिए कालीन खरीदना है। कालीन मतलब नीचे बिछाने के लिए। नीचे बिछाने के लिए क्या दिया गया है? दोनों चीजें दी गई हैं, माप। जब माप दोनों दिया गया है तो कुछ नहीं करना भैया, 30 गुणे 15 कर लीजिए। 15 तिया 45, 30 गुणे 15 0, 15 तिया 45, 450 आएगा। 450 मीटर कालीन की जरूरत पड़ेगी। किसके लिए? एक कमरे को बिछाने के लिए, अगर उस कमरे का माप 30 गुणे 15 मीटर है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या प्रश्न दिया गया है देखिए ध्यानपूर्वक। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों अच्छे तरीके देख पाए। कह रहा है पे 222 333 गुणे दिया गया है और बटे में 4 ऋण 6 धन 9 दिया गया है। छींक आई मतलब यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जाएगा, ध्यान रखिए सभी लोग समझिएगा। आज मेरा फेस ब्लैक ब्लैक आ रहा है, फेस ब्लैक आ रहा है, कुछ तो दिक्कत है। लगता है धूप ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही, धूप लग गई मुझे लग रहा। चलिए फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चीज है जो हम पढ़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज समझना है, ठीक है ना साथियों। अभी हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं। 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 बटे 4 ऋण 6 धन 9 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 तिकाई 9 तीक 27 बटे 4 में 6 9 4 13, 13 में 6 गए कितना आएगा? 13 में 6 माइनस करिए कितना आ रहा है? 7 6 13 होता है ना, 7 कर लीजिए। अब करिए 8 गुणे 27, 8 गुणे 27 करिए सभी लोग। अब गुणे क्यों आएगा भैया? यहाँ तो प्लस में दिया गया है, अब यही आंसर गलत हो जाता। एग्जाम में भी ऐसे होता है, यहाँ पे गुणा नहीं है, प्लस का चिन्ह है। 8 धन 27, 8 7 कितना होता है? 15 यानी 35, 7 पना 35। देखिए 5 आना चाहिए, पहला ऑप्शन 5 दिया गया, इसका वैल्यू हमारा बराबर है क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है करणी घात 3 लगी हुई है। करणी घात का मतलब होता है कोई जब करणी घात यहाँ पे 3 लग जाती है तो समझिए जैसे 9 लिखा हुआ है, 9 का करणी घात 3 दिया गया है, मतलब यहाँ पे 27 होगा, तब बनेगा 27 होगा या 8 होगा, 8 में भी बन जाएगा। करणी घात 3 मतलब ये होगा 3 की पावर 3। करणी घात का मतलब होता है ये 2 की पावर 3, ये होती करणी घात, ठीक है ना। इसे बोलते हैं करणी घात, ठीक है ना। चलिए तो 21 97 कहीं ना कहीं किसी का क्यूब होगा। 21 97 किसी किसी का घनमूल होगा। अब बताइए किसका घनमूल होगा?
ऐसी कौन सी संख्या है जो उसी संख्या को 3 बार गुणा करे? उसी संख्या को, घनमूल है तो 3 बार होगा ना। हाँ, तो उस संख्या को 3 बार गुणा करे तो उसके बराबर हो जाए। क्या 43 का 3 बार गुणा करने पर क्या 2197 आ रहा है? सभी लोग चेक करिए। क्या 21 का आप लोग 3 बार गुणा करते हैं? 43 गुणे 43 गुणे 43 करते हैं, क्या आपकी संख्या 2197 आ रही है? अगर आप 21 गुणे 21 गुणे 21 करते हैं, क्या आपकी संख्या 2197 आ रही है? ये चेक करिए। अगली ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 13। अगर आप 13 गुणे 13 करते हैं, क्या आपकी संख्या 2197 आ रही है? बिल्कुल आ रही है, 2197 आ रही है, यानी इसका घनमूल या किसका आएगा? यहाँ पे 13 आ जाएगा। किसके बराबर होगा? 13 के बराबर, 13। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये y दी गई है, y का मान निकालना है। सभी लोग बताइए कैसे निकालेंगे? ये भी 2 लाइन का प्रश्न है। जब ये आपका दिया गया है, हम जानते हैं कोई भी सीधी रेखा में बना कोण कितना होता है? 180 अंश होगा। इसका पूरा कितना होगा? 180 के बराबर होगा। एक का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? सभी लोग बताइएगा, एक का मान कितना दिया गया है? एक का मान 8y दिया गया है ना, तो 8y लिख लीजिए। दूसरे का मान देखिए कितना दिया गया है? 3y धन 4 दिया गया है, 3y धन 4 कर लीजिए। ये किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। अब यहां पे देखिएगा, क्या देखना हमें? बहुत ही सरल प्रश्न। 8 3 11 y कर लीजिए। 8 3 11 y, 11y बराबर क्या आ जाएगा? 180 माइनस 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 176 बटे 11। 11 को अगर हम भाग करते हैं तो 11 एक कम 11, बचेगा 6, बन जाएगा 66। तो 11 6 का 66, 16 आना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? या y का मान इसमें कितना आ रहा है? 16 आएगा। 16 दिया गया है, देखिए सेकंड ऑप्शन पे। तो 16 हमारा क्या हो जाएगा? 16 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी इतना कठिन नहीं पूछा गया जितना आप लोग समझ पा रहे हैं। सारे प्रश्न इजली पूछे गए हैं। अब ये भी और प्रश्न सरल दिया गया है। प्रश्न इसलिए सरल है, आइए क्यों सरल लग रहा है सभी लोग समझिएगा। प्रश्न इसलिए सरल है, कह रहा है एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप दी गई है, 72, 65, 155। चौथे कोण का माप बताइए। अब सभी को पता है, मान लीजिए कोई कोण, ये 4 कोण है, इसमें चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इतना सभी लोग जानते हैं ना, 360 होता है। तो जब 360 होता है तो एक का मान 72 दिया गया है, ठीक है, दूसरे का मान 65 दिया गया है, तीसरे का मान 155 दिया गया है, चौथा नहीं तो चौथे को हम x मान लेते हैं और बराबर 360 लिख देते हैं। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा चौथा कोण निकाला है। हम तीनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो रहा है? 72, 65, 155। सभी लोग प्लस करके देखिए कितना हो रहा है? 292 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोग देखिए, 292 आ रहा है आप लोगों में। सभी लोग प्लस करके देखिए, 360 माइनस 292 कितना आ जाएगा? सभी लोग बताइए इसमें कितना आ रहा आप लोगों को? 292 8 करेंगे 300 हो जाएगा, 60 ये होगा, तो 60 धन 8 कितना हो जाएगा? 68, 68 आना चाहिए। इसका आंसर क्या आ रहा है? 68 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे हमारा 68 वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वह यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में यदि एक न्यून कोण दिया गया है तो दूसरे न्यून कोण का माप बताइए। एक न्यून कोण 48 डिग्री दिया है, दूसरे न्यून कोण का हमें माप निकालना है।
अब आपको पता है एक समकोण बना है, समकोण में एक 90 अंश का होता है। कोई समकोण दिया गया है, कोई त्रिभुज, मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज एक समकोण है, तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसी को हम समकोण त्रिभुज बोल सकते। समकोण त्रिभुज उसी को बोलेंगे जो एक 90 का होगा। तो 90 धन 48 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीसरों को मान लीजिए x बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है ना। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 138 प्लस x बराबर 180। x बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 138। 180 को 138 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42, यानी कि तो दूसरा न्यून कोण हमारा क्या हो जाएगा, 42 डिग्री। अब सभी लोग देखते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसको बोला जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है, न्यून कोण किसको बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में बताना सभी को, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका 42, यानी जो 42 डिग्री दिया गया है वह सही हो जाएगा। तो न्यून कोण किसको बोला जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए एक पेडागोजी का प्रश्न आ गया, इसको देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, सभी लोग कमेंट करके देखिए, ठीक है ना। क्या प्रश्न कह रहा है, यह प्रश्न हमारा कह रहा है कि गणित की कक्षा में कौन सी समस्या निराशाजनक पाठ्यक्रम के कारण होती है। गणित की कक्षा में ऐसी समस्या बताइए, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापक हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कि गणित की कक्षा में ऐसी समस्या जो निराशाजनक पाठ्यक्रम के कारण होती है, क्या वह आपका स्वच्छता हो सकता है, तो स्वच्छता का क्या संबंध निराशाजनक पाठ्यक्रम के है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह निराशाजनक नहीं होगा। स्वच्छता क्या होगा, निराशा निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में आता है। अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन, ये आपका आ सकता है, ये निराशाजनक पाठ्यक्रम का कारण हो सकता है। स्वच्छता नहीं होगा, अनुशासन भी नहीं होगा, और एक टीचिंग यानी शिक्षण भी नहीं होगा। टीचिंग मतलब होता है शिक्षण, तो शिक्षण भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, गणित की कक्षा में कौन सी समस्या निराशाजनक पाठ्यक्रम कारण की, वह अनुशासनहीनता। अगर हम पढ़ा रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो वो अनुशासनहीनता कहलाएगी। हम मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे गर्मी में पसीना बहा रहे हैं आपके लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए, आपके माता पिता के सपने को साकार करने के लिए। हम इतना मेहनत करने के बावजूद अगर आप इधर उधर देख रहे हैं, तो फिर आपके भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपका फिर वह अनुशासनहीनता कहलाएगी, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव में पूछा जाए, सकारात्मक में, तो सकारात्मक में स्वच्छता आएगा, अनुशासन आएगा, शिक्षण, ये सकारात्मक हो जाएगा, ये पॉजिटिव में ले लीजिएगा। अब ये और सरल प्रश्न, इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता भैया। कह रहा है 15 दर्जन संतरे हैं, उनका 36 संतरों का अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब सीधा होता है बटे यानी भाग। अब 15 दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 15 दर्जन में 15 गुणे 12 अनुपात 36 कर लेना है। ठीक है ना। तो 12 पंचे 60, 12 कम 12 6 18, 180 अनुपात कर लेना, अनुपाते 36 कर लेना, यानी 180 बटे सीधे 36, ये कह सकते हैं। इसको आप हटा के डायरेक्ट भाग की संक्रिया में कर लेंगे तो ज्यादा आसान है। अब इसको काटना है आपको, 6 छांगा 36, 6 त्रिक 18, 6 कम 6 6 पंचे 30, तो 5 अनुपाते 1 का अनुपात आ रहा है, 5 का अनुपात 1, यानी जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। अब बताइए कहीं भी प्रॉब्लम आपको आ रही है इस प्रश्न को समझने में? बहुत ही बच्चा कर लेगा उसको। अगर मैं बता रहा हूं, अगर उसको ये बता दिए 1 दर्जन में 12 होते हैं, 5वीं क्लास का बच्चा होगा वो भी कर लेगा, तो आप तो बिल्कुल मन ही मन कर लेंगे, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, अच्छे से समझते हैं चीजों को। चलिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, 2 संख्याएं जिनका योग 84 है, उनका अनुपात क्या नहीं हो सकता? देखिए किसी संख्या का मान अगर 84 दिया गया तो क्या अनुपात नहीं हो सकता? यह बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए अनुपात नहीं हो सकता मतलब उनका योग 84 से भाग ना जाएगा,
मान लीजिए पहला 5 7 दिया गया है, तो 5x धन 7x बराबर 12x। क्या 12 84 से भाग कर देंगे? 84 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो ये अनुपात हो जाएगा, इसलिए यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा अनुपात नहीं होगा, तो ये अनुपात हो जाएगा। फिर अगला है 13 8, तो 13 धन 8 करिए, 8 21। क्या 21 भी आपका कट जाएगा? 21 चौके 84 होता है, ये भी कट जाएगा। फिर अगला कह रहा है 1 और 3, 1 धन 3 करके देखिए, 4, तो 84 से ऑलरेडी कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21 आएगा, ये भी कट रहा है। अब तीसरी संख्या जो यहाँ पे दी गई है वह दी गई 3 और 2। अगली संख्या इसमें 3 और 2 दी गई, 3 और 2 करेंगे तो 5 आएगा। क्या 84 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यही तो कह रहा, उनका अनुपात क्या नहीं हो सकता? तो 3 अनुपाते 2 नहीं हो सकता, बाकी ये सारे अनुपात हो जाएंगे। 3 अनुपाते 2 देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ये देखिएगा डी ऑप्शन में 3 अनुपाते 2 दिया गया, तो 3 अनुपाते 2 नहीं होंगे, बाकी सारे अनुपात हो जाएंगे। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पैसे जोड़ने का कौशल सबसे उपयुक्त रूप से आंतरिक होगा, रोल प्ले करना, आईसीटी होगा, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, या मॉडल का उपयोग होगा। क्या हो सकता है? पैसे जोड़ने का कौशल सबसे उपयुक्त रूप से ईएसबी ने रोल प्ले को माना है। रोल प्ले अदा करना, प्ले मतलब जीवंत बनाए रखना, वो सर्किल को पूरा करना, सर्किल चलते रहना, ठीक है ना। तो रोल प्ले इज द राइट आंसर हो जाएगा। पेडागोजी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपके कंसेप्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ज्यामितीय शब्दों और उनके कार्यों, उनके अर्थों को, ज्यामितीय शब्दों और उनके अर्थों को याद रखने में कठिनाई वाले छात्रों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप एक शिक्षक हैं, आपकी नियुक्ति अध्यापक अध्यापिका में होती है। जब आपकी नियुक्ति होती है तो ज्यामितीय शब्द और उनके अर्थों को याद रखने में कोई बच्चा, बालक, बालिका कठिनाई कर रहा है, तो आप उसकी मदद किस प्रकार से करेंगे, या किस प्रकार से कर सकते हैं? आप उसकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं? क्या ज्यामितीय पदों की परिभाषा पर छात्र का परीक्षण करेंगे? ठीक है, पहला ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका ये होता है, क्या आप यहाँ पे समूह चर्चा को प्रोत्साहित करेंगे? सभी शब्दों परिभाषाओं को रटकर याद करना, रटकर तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आता है क्रॉस वर्ड पजल्स, जिक्सा पजल्स आदि तैयार करने या हल करने जैसी बहुत सारी गतिविधियों का उपयोग करेंगे। ये कैसा होता है? ये पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव में यहाँ पे डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा कि ये बच्चे जो है अगर ज्यामितीय शब्दों का, उनके अर्थों को याद कर रहे हैं, तो उनको पजल्स जैसी चीजों को लाकर उनको समझाया जा सकता है, उनको अच्छे तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए क्या बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने या लिखने की कौन सी विधि उपयोगी नहीं होती है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो, इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे बड़ा करना चाहिए। अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बड़े बड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं सब। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने या लिखने की कौन सी विधि उपयोगी नहीं होगी? देखिए फ्रेंच विधि उपयोगी नहीं होगी प्राथमिक स्तर के लिए। क्यों? यहाँ पे ना फ्रेंच भाषा सीखने के लिए होती है। फ्रेंच विधि क्या होती है? ये केवल भाषा सीखने के लिए होती है। फ्रेंच विधि क्या होगी? भाषा सीखने के लिए होती है। यहाँ पे कह रहा पढ़ाने लिखने के लिए फ्रेंच नहीं होती। पढ़ाने लिखने के लिए बालवाड़ी विधि होती है, रोल प्ले विधि होता है, पूछताछ आधारित विधि होती है। ये तीनोविधियां हो जाएंगी। फ्रेंच किसके लिए होती है? फ्रेंच विधि आपके भाषा सीखने के लिए होती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है जीवन की शुरुआत में बच्चे किससे सीखते हैं? देखिए बच्चा जब कहीं ना कहीं परिवार से आगे बढ़ता है, जो बच्चा बढ़ेगा तो जीवन की शुरुआत में बच्चा किससे सीखेगा? क्या वह परिपक्वता हो जाएगा तो परिपक्वता से नहीं सीखता है? क्या वह अधिगम या शिक्षक?
तो देखिए शुरुआत में शिक्षक से बच्चा नहीं सीखता, जीवन की शुरुआत जब बच्चा करता है, जब बच्चा यहाँ पे आता है पृथ्वी पे, ठीक है ना, ये पृथ्वी की धरती को जब बच्चा चूमता है, इस मिट्टी से खेलता है, इस मिट्टी को खाता है, इस मिट्टी के से जुड़ जाता है, इस मिट्टी से प्रेम करता है, तो जीवन की शुरुआत बच्चा में सहज ज्ञान से होती है। तो अधिगम से भी होता है, लेकिन सहज ज्ञान इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहज ज्ञान अधिगम दोनों से होता है। जीवन की शुरुआत बच्चे में सहज ज्ञान अधिगम दोनों से होता है, लेकिन सहज ज्ञान यहाँ पे भारी पड़ रहा है, यानी कह सकते हैं कि सहज ज्ञान यहाँ पे अगर 60% है तो अधिगम यहाँ पे 50% है। तो इसलिए हम सहज ज्ञान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि सूक्ष्म शिक्षक क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षक शिक्षक विधि होती है, शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी होती है, प्रेरक तकनीकी होती है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। देखिए आप सभी लोग जानते समझते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि सूक्ष्म शिक्षक जो होता है वह शिक्षक विधि नहीं होती, मेथड नहीं होता है, वह आपका कोई टेक्निक नहीं होती है, वह आपका टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक होती है। यानी शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक को हम सूक्ष्म शिक्षक बोल सकते हैं। देखिए शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक ऐसी होती है कोई चीजों में तोड़ के बता दे, जिसे विश्लेषण विधि होती है। विश्लेषण में क्या किया जाता है, कोई भी चीज अगर बड़ी दी गई है उसको कई भागों में तोड़ दिया जाता है, कई पार्टों में तोड़ दिया जाता है। जब कई पार्टों में तोड़ दिया जाता है तो आसानी होती है। यही आपका सूक्ष्म शिक्षक कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षक वह होते हैं जो शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक में जो बड़ी चीज होती है उन छोटे छोटे चीजों टुकड़ों में बांट करके उनको समझाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह आपकी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका और भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। देखिए योगात्मक कहीं ना कहीं जब मूल्यांकन शब्द दे दिया जाए, जब मूल्यांकन शब्द दे दिया जाए तो वह कहाँ पे जिक्र होगा, मूल्यांकन आपके अंत में ही होता है, स्टार्टिंग में नहीं होगा। अगर मैंने आपसे बोला कि हम आज 30 प्रश्न करेंगे, 30 प्रश्न में आपको सही उत्तर बताना है, ये 30 में से आप लोगों ने अपने से कैसे सही किया, तो ये मूल्यांकन कब होगा, अंत में ही बताएंगे। जब 30 सारे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो अंत में बताएंगे, ठीक है ना। तो योगात्मक जब मूल्यांकन जिक्र किया गया है तो अंत वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें पढ़ने की और ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एकीकरण के 2 या 2 से अधिक पहलुओं के बीच विकसित होता है। अब एकीकरण की शब्द दे दिया। आप सभी लोग जानते हैं एकीकरण जो होता है वह एक संरचनात्मक स्तर पे नहीं हो सकता, बहुसंरचनात्मक स्तर में भी नहीं होता है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पहलुओं के बीच जो विकसित होता है उसको तर्क संगत स्तर बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, तर्क संगत स्तर बोला जाएगा। ईएसवी ने इसको सही माना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला कह रहा है कि कुछ वैकल्पिक विचारों में गणित एक भाषा के रूप में योग्य नहीं है। गणित एक भाषा के रूप में उपयोग नहीं है। क्यों उपयोग नहीं, इसका रीजन बताएं। क्योंकि गणित को समझाना या समझना मुश्किल है। गणित मुख्य रूप से संचार का एक लिखित रूप है। गणित कोई भाषा नहीं है, या गणित के माध्यम से संचार संभव नहीं। अब आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा, सभी लोग बताइए। आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए। सभी लोग बताइएगा क्या सही होगा। देखिए सभी लोग जानते हैं कि अगर कुछ वैकल्पिक विचारों में देखा जाए गणित एक भाषा के रूप में योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गणित मुख्य रूप से संचार का एक लिखित रूप, और भाषा जो होती है सबसे ज्यादा किसमें होता है, बोलचाल के रूप में भाषा का उपयोग किया जाता है। तो गणित कैसी होती है हमारी, गणित लिखित रूप में होती है, इसलिए जो है भाषा के रूप में योग्य नहीं है। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी देखते हैं, समझते हैं कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। गणित की प्रकृति लॉजिकल होती है, तार्किक होती है, सभी लोग जानते हैं। इसको हमें ज्यादा डिटेल से बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न इतनी बार आ चुका है, जितनी बार
एग्जाम हुआ होगा। पाठ योजना का परियोजना दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया है? तो डेंसी और किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। और गूगल में सर्च करेंगे तो अनेकों नाम आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन ईएसवी ने इसी को सही माना है। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणित की भाषा कैसी है? तो गणित की भाषा हमारी अनिवर्सल है, यानी कि सार्वभौमिक। गणित की भाषा कैसी है? अनिवर्सल है, यानी हम क्या कह सकते हैं? सार्वभौमिक है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अज्ञात से ज्ञात को किस विधि में उन्नत किया जाता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो जहां पे हमारा ज्ञान न हो, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, तो वह विधि कौन सी हो जाती है? वह विधि हमारा एनालिसिस हम उसे बोलते हैं, उसे हम विश्लेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अज्ञात से ज्ञात की ओर एनालिसिस। एग्जाम एनालिसिस होता है ना, वो अज्ञात की ज्ञात की ओर चलते हैं, क्योंकि पेपर को तो किसी को नहीं पता है, तो हम जो एग्जाम दे के आते हैं उनको एनालिसिस बताते हैं। ऐसा पेपर आ रहा है, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर चल रहे हैं आप सभी के लिए, तो यह विश्लेषण हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फिर आप लोगों का फीडबैक जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये तो प्रश्न ही ऊपर चला गया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण पद्धति का आधार क्या होता है? देखिए शिक्षण जो पद्धतियां होती है, जो मेथड होता है, शिक्षण पद्धतियां का आधार आपका उद्देश्य भी होना चाहिए, विषय भी होना चाहिए। भाई आपका टारगेट भी होना चाहिए किस लिए आप कर रहे हैं, और सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक और दोनों सही किसमें दिया गया है? ये बोथ वाला सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। और ये है आपका 50वां प्रश्न। इस प्रश्न को क्या आप लोग सॉल्व करेंगे? सभी लोग बताइए। इसको होमवर्क में दे दें, क्या लगता है? क्या आप इसको होमवर्क में करके लाएंगे या सॉल्व कराएंगे? सभी लोग बताइए। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 11 अनुपाते 5 है, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न दिया। देखिए यहां पे सभी लोग लिखिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु x। यहां पे सभी लोग लिखिए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु x वर्ष। ठीक है ना। इसी प्रकार से पुत्र की आयु भी लिखेंगे, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी, पुत्र की y वर्ष। इतनी चीजें क्लियर हो गई सभी के लिए? ठीक है, आपने लिख लिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कितना कह रहा है? पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? x बराबर 3y। यही तो कह रहा है ना। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु क्या थी? पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई, x बराबर 3y हमने लिख दिया जो प्रश्न कह रहा है। अब लिख लिए 5 वर्ष बाद वाला निकालिए। अब यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष बाद वाला, तो बाद वाला करेंगे तो क्या आ जाएगा? बाद वाला देखिए 5 वर्ष पहले है तो वर्तमान में आएगा तो x प्लस 5 होगा, फिर 5 वर्ष आगे जाएगा तो x प्लस 5 और बढ़ जाएगा तो x प्लस 10 होगा। यहाँ पे x प्लस 10 करना है, क्योंकि पहले 5 था, वर्तमान आएगा तो प्लस 5 हुआ, फिर 5 वर्ष बाद में 5 हुआ, तो टोटल मिला के 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। ये चीज आपको समझना जरूरी है। ठीक है, समझ गए सभी लोग ना। यहाँ पे हम क्या लिखे? 5 वर्ष बाद x धन 10 लिख लेंगे और y धन 10 लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अनुपात कह रहा है 11 अनुपाते 5। इसको हम ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? देखिए ध्यान से, x 10 बटे y धन 10 बराबर 11 बटे 5। इसको हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे।
5 का गुना इसमें करेंगे तो 5x धन 50 हो जाएगा, y का इसमें करेंगे तो 11y धन 110 हो जाएगा। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा, आपने आराम से समझ लिया। अब इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना है। x की वैल्यू रख लीजिए 3y, यहाँ पे 3y रखेंगे x की जगह तो 3 पचे 15y हो जाएगा। 15y धन 50 बराबर 11y धन 110। 11y यहाँ आएगा 15y में तो कितने बचेगा? 4y हो जाएगा बराबर 50 इसको लाएंगे तो 110 में 50 को माइनस करिए, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है सभी बताइएगा? 50 माइनस करिए सभी लोग, कितना आएगा? 110 में 50 माइनस करिए, कितना आ रहा है? 60 आएगा ना? बिल्कुल सही है। तो y बराबर 60/4 यानी y की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? जब y का मान 15 आ गया है, x बराबर 3y दिया गया है, तो यहाँ पे हमारी कितनी आ जाएगी? y का मान 3 आया है तो 3y दिया गया था, 15 3 45 हो गई पुत्र, ये 45 कर रहा। तो पुत्र की हमें अनुपात तो वर्तमान आयु निकालना है, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें +5 करना पड़ेगा, क्योंकि जो 3y है ये किसका हमने निकाला था? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी हुई थी, ये 5 वर्ष पूर्व का था। x बराबर 3y, तो x बराबर 3y 45 आया, 5 वर्ष पूर्व हमें वर्तमान का निकालना है तो इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा। जब और जोड़ेंगे तो 45 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50 देखिएगा हमारे तीसरे ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में दिया, तीसरे में दिया गया है, 50 वाला ऑप्शन जो दिया गया सही हो जाएगा। ये है आपका सोल्यूशन। आई होप सभी लोगों ने आपने मैथ्स को अच्छे तरीके से समझा, जाना, और इसी तरह तैयारी करते रहिए और अपने क्लासेज के लिए, चयन परीक्षा के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। और जितना ज़्यादा मेहनत हो तो करते रहिए, क्योंकि अभी से मेहनत है और जल्दी आपका एग्जाम डेट, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। हो सकता है लास्ट जून में हो जाना चाहिए, जहाँ तक ESB से हमारी बात हुई थी कि जून में कैलेंडर जारी हो जाएगा। अगर जून में कुछ मान लीजिए प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मई में भी जा सकता है, सॉरी जुलाई में जा सकता है। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सपने को साकार करने का पहला कदम होता है खुद पर विश्वास रखना। क्या होता है? सपने को साकार करने का पहला कदम होता है खुद पर विश्वास करना। तो अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने माता पिता को सपने को साकार कर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छे तरीके से एक अलग ही लेवल में, जिसे हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तो विश्व गुरु बिल्कुल बन सकता है। वो आप लोग ही एक शिक्षक ही बना सकते हैं। तो शिक्षक का कर्तव्य, शिक्षक का जो कार्य होता है वह उम्दा होता है। सभी शिक्षकों को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मिलते हैं आपके अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।